Hi friends, welcome to my channel Moments to Relish. My name is Raj and today I'll guide you through some steps on how to speak English fluently. So अक्सर हम जब इंग्लिश में बात करते हैं तो हम में से कई लोगों को एक हिचकिचाहट सी होती है, देयर इज़ अ हेजिटेशन कि हम कुछ गलत ना कह बैठे या तो कोई हम पे हंस ना पड़े। ठीक है, अगर आप उनमें से हैं जिन्हें ऐसा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आगे बढ़े। अब स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंटली कहने के लिए थोड़े से पॉइंट्स ध्यान में रखना है जो मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखाने वाला हूँ। पहले मैं पॉइंट्स दिखाता हूँ फिर एक एक करके समझाऊंगा। तो पॉइंट नंबर 1 है ग्रामर, पॉइंट 2 वोकेबुलरी, पॉइंट 3 प्रोनाउंसिएशन, पॉइंट 4 आर ओ एस का फुल फॉर्म मैं बाद में समझाऊंगा, पॉइंट 5 एम टी आई, नंबर 6 इंटोनेशन एंड लास्टली लिसनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पहले पॉइंट से जो है ग्रामर। तो ग्रामर से आपको क्या समझ में आता है? अगर डिक्शनरी के हिसाब से जाए तो ग्रामर का डेफिनेशन है, इन लिंग्विस्टिक्स ग्रामर इज द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स गवर्निंग द कॉम्पोजिशन ऑफ क्लॉजेज, फ्रेजेस एंड वर्ड्स इन अ नेचुरल लैंग्वेज। मगर सिंपली अगर समझा जाए तो ग्रामर रूल्स है जिन्हें फॉलो करके हमें सेंटेंस बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी से पूछूं कि वेयर इज़ राम और वो कहे कि राम गो स्कूल, क्या वो सही होगा? नहीं, वो गलत होगा। वो कह सकता है राम हैज़ गॉन टू स्कूल या तो राम इज़ एट स्कूल। तो ग्रामर सही तरीके से यूज़ करके हमें सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं। ठीक है, अब ग्रामर एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने, एक साल में भी नहीं सीखी जाती है, काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए ग्रामर हम बचपन से ही सीखना शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि ग्रामर में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो एक अच्छी किताब है जिसका नाम है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन। किसी भी अच्छे किताब की दुकान में मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है वोकेबुलरी। वोकेबुलरी मतलब नॉलेज ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। ठीक है, शब्दों के बारे में ज्ञान और उनके अर्थों के बारे में ज्ञान। तो क्या आप गेस कर पाएंगे कि इंग्लिश में कितने शब्द हैं? हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन इंग्लिश? खैर, ऑफिशियल और अनऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक इंग्लिश में पुराने और नए सभी मिला के कितने वर्ड्स हो सकते हैं? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 मिलियन, अनलिमिटेड? खैर, अनलिमिटेड तो नहीं होगा क्योंकि फिर डिक्शनरी कैसे बनाए, राइट? तो अभी तक 1 मिलियन से ऊपर वर्ड्स है, यानी कि 10 लाख से ऊपर नए और पुराने वर्ड्स मिला के। हमारे लिए ये संभव नहीं है कि हम हर एक वर्ड को याद रखें, और याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सभी वर्ड तो हम यूज़ नहीं करते। हमें सिर्फ उन वर्ड्स के बारे में जानना है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं। और वोकेबुलरी के लिए एक अच्छी मैगज़ीन है जिसका नाम है रीडर्स डाइजेस्ट। इनका वेबसाइट भी है, आप विज़िट कर सकते हैं वोकेबुलरी इम्प्रूव करने के लिए। उसके अलावा और एक वेबसाइट है जिसका नाम है freerice.com। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक वर्ड मिलेगा और 4 ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग मीनिंग्स के साथ। आपको सही ऑप्शन चूज़ करना है। तो एक वेबसाइट जो वोकेबुलरी इम्प्रूव करता है उसका नाम फ्री राइस क्यों रखा गया? क्या रिलेशन हो सकता है राइस एंड वर्ड्स के बीच में? खैर, ये वेबसाइट सपोर्ट किया गया है काफ़ी एन से, और जब भी आप एक सही जवाब देते हैं तो हर सही जवाब के लिए उन लोग 10 दाना चावल डोनेट करते हैं गरीब देशों में। यानी कि आप अगर 10 सही जवाब देंगे तो उन लोग डोनेट करेंगे 100 ग्रेन्स ऑफ राइस, 100 ग्रेन्स ऑफ राइस, 100 दाना चावल। तो इस वेबसाइट को विज़िट करने से आप कुछ सीखते भी हैं और किसी गरीब की सहायता भी करते हैं बिना कुछ पैसे दिए। काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रोनाउंसिएशन। अब गौर से देखा जाए तो काफ़ी लोग प्रोनाउंसिएशन कहते हैं जो गलत है। यहाँ पे जो पहला एन है उसके बाद ओ नहीं है, इसीलिए ये प्रोनाउंसिएशन नहीं प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या? उच्चारण। जिस तरह से हम आवाज़ निकालते हैं शब्दों को बोलने के लिए, उसे कहा जाता है प्रोनाउंसिएशन।
आप रास्ते में अगर ट्रैफिक जाम की आवाज़ सुनते हैं, ट्रैफिक की आवाज़ सुनते हैं, तो वो प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इज़ लिमिटेड टू ह्यूमन बींग्स, नॉट टू एनिमल्स और नॉन लिविंग थिंग्स। अब इंग्लिश में देखा जाए तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग है बाकी भाषाओं से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक वर्ड देता हूँ आपको, GHOTI, इसको आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? घोटी। ओके। अगला वर्ड है FISH, फिश। अगर मैं कहूँ कि GHOTI, इसका प्रोनाउंसिएशन फिश किया जा सकता है, क्या आप मानेंगे? नहीं, लेकिन तर्क किया जाए तो ये संभव है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक वर्ड स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो हो गया ROUGH। आप इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? रफ। करेक्ट। अगला वर्ड WOMEN, वुमेन। नहीं, ये प्लूरल है इसलिए इसका उच्चारण होता है विमेन। ओके। अगला वर्ड NATION, नेशन। राइट। अब आप देखें तो रफ में ROUGH, लास्ट में GH है, मगर हम रग नहीं कहते, हम रफ कहते हैं। ठीक उसी तरह वुमेन नहीं कहेंगे, विमेन कहेंगे, हालांकि यहाँ ओ है, ओ के बदले एक ई साउंड आता है। और नेशन कहेंगे या नेटियन कहेंगे? नेशन, हालांकि TI है लेकिन साउंड आता है श की। राइट। तो रफ में GH बन गया F, विमेन में O बन गया E, एंड नेशन में TI बन गया श। ठीक उसी तरह GH यहाँ पे भी है, जिसे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं F के साथ। O है यहाँ पे, जिसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं I के साथ, एंड TI को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं SH के साथ। तो GH और TI फिश क्यों नहीं हुआ? खैर, ये इसीलिए संभव हो सकता है क्योंकि इंग्लिश इज़ अ नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। इसका मतलब ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश में हम जिस तरह किसी शब्द को लिखें उसी तरह उसका उच्चारण हो। इसीलिए BUT बट होता है, लेकिन PUT पट नहीं होता है, पुट होता है। या GO गो होता है, TO टो नहीं होता है, टू होता है। ठीक है, तो सही प्रोनाउंसिएशन जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 4, ROS, जिसका फुल फॉर्म है रेट ऑफ स्पीच। रेट ऑफ स्पीच मतलब आप जब किसी फैमिली मेम्बर के साथ या किसी दोस्त के साथ बात करते हो तो आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स बोलते हैं? एवरेज कितने वर्ड्स बोलते हैं? 10, 20, 50, 100 से ज़्यादा हमने कभी गिना नहीं होगा। लेकिन आप गौर करें कि दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं, कामयाब लीडर्स हैं, जब वो स्पीच देते हैं तो उनका एक स्पीड लिमिट होता है जिससे कि लोग उन्हें समझ पाए। ठीक है, कभी आप अपने दोस्त से कहिए कि आप जब बात कर रहे हो वो काउंट करें कि 1 मिनट में आपने कितने शब्दों का प्रयोग किया है, तब आपको पता चलेगा कि कितने वर्ड्स आपने बोले हैं और आपका स्पीड क्या है। और विस्तार से समझाने के लिए मैं अभी एक ऑडियो क्लिप प्ले करने वाला हूँ, आप सुनिए और गेस करिए कि इनका स्पीड चंदू क्या के हो दादा ने सकता चंदू की चाची को चांदनी है। चौक में रेडी? चांदी की चम्मच से चटनी चटाया। ओके। राइट। इस ऑडियो क्लिप का ड्यूरेशन है 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में यहाँ 17 वर्ड्स कहे गए, यानी कि इनका स्पीड है या इनका रेट ऑफ स्पीच है 340 वर्ड प्रति मिनट। ये काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में ऑन एन एवरेज जो रेट ऑफ स्पीच है वो है 120 वर्ड पर मिनट, वो भी ज़्यादा है। आपको अपना स्पीड रखना है 60 to 80 वर्ड्स पर मिनट, जिससे कि लोग आपको समझ पाए। ठीक है, अगर 80 से ज़्यादा है तो वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 60 से कम स्लो हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले टिप पे। टिप नंबर 5 जो है MTI, मदर टंग इन्फ्लुएंस। अब क्योंकि हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से नहीं है, इसीलिए जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारी मातृभाषा का प्रभाव पड़ता है, मदर टंग इन्फ्लुएंस जिसे कहते हैं। इसलिए इंग्लिश एकदम क्लियरली नहीं प्रोनाउंस कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप नॉर्थ के तरफ जाए तो थोड़े से स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग च नहीं बोल पाते हैं, च के बदले उन लोग कहते हैं स।
फॉर एग्जाम्पल चिकन चाव नहीं बोल पाते, चिकन साव कहते हैं। या सचिन तेंदुलकर नहीं कहेंगे, सचिन तेंदुलकर कहते हैं। ये इसलिए क्योंकि उनके स्क्रिप्ट में च साउंड है ही नहीं। ठीक है, ये उनकी गलती नहीं है। ठीक उसी तरह थोड़े से ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग व नहीं कर पाते, व के बदले भ कहते हैं। अगर मैं किसी से पूछूं हाउ आर यू, वो ये नहीं कहेगा आई एम वेरी गुड, वो कहेगा आई एम वेरी गुड। और ऐसे भी लोग हैं जो फ नहीं कह पाते, फ के बदले फ कहते हैं। अगर मैं पूछूं हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर इन योर हैंड, तो वो ये नहीं कहेगा आई हैव 5 फिंगर्स, वो कहेगा आई हैव 5 फिंगर्स। राइट। साउथ के तरफ देखा जाए तो लोग, ऐसे भी लोग हैं जो ह नहीं कह पाते, ह के बदले ग कहते हैं। एक फिल्म है, काफ़ी मशहूर थी, जिसका नाम है बाहुबली। अगर आप यूट्यूब में उसका ओरिजिनल वर्जन देखें, ओरिजिनल लैंग्वेज में, तो वो बाहुबली नहीं कहते, बागुबली कहते, क्योंकि उनके स्क्रिप्ट में ह साउंड है ही नहीं। महेश बन जाता है मगेश। ऐसे भी लोग हैं जो प नहीं कह पाते, प के बदले ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ नहीं कहेंगे, प्लीज़ कहेंगे, या सिंपली नहीं कहेंगे, सिम्पली कहेंगे। राइट। और वेस्ट के तरफ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे स्कूल नहीं कहेंगे, स्कूल कहते हैं। अगर मैं किसी से पूछूं कहाँ जा रहे हो, वो कहेगा स्कूल जा रहा हूँ, या तो स्कूल जा रहा हूँ। ये सब MTI के वजह से है। अब मदर टंग इन्फ्लुएंस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, विदेशों में भी है। ऐसे थोड़े से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मदर टंग इन्फ्लुएंस काफ़ी यूज़ होता है। मेरा एक दोस्त गया था ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ एयरपोर्ट पहुँचने के बाद उससे सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि ओके हैव यू कम हियर टू डाई। घबरा गया, वो बोलने लगा नो सर आई हैव कम हियर टू लिव। तो उसने कहा नो नो हैव यू कम हियर यस्टरडे और टुडे। तो वो समझ गया ओके टुडे मतलब उनके हिसाब से टुडे। तो उसने कहा ओके आई केम हियर टू डाई। राइट। तो इंग्लिश अच्छी तरह से बोलने के लिए हमें बाकी सब पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, लेकिन अगर MTI हो तो MTI हमें हटाना है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इंटोनेशन। अब इंटोनेशन मतलब, मैं स्क्रीन पे एक वर्ड दिखाने वाला हूँ जो हो गया हेलो। सोचिए आप एक बच्चे को लिए है गोद में, एक 6 महीने के बच्चे को, उसको आप प्यार से हेलो कैसे कहेंगे? हेलो। राइट। और सोचिए आप रास्ते में जा रहे हैं, अचानक आपको एक दोस्त मिलता है जिससे आप 5 सालों से नहीं मिले। उस दोस्त को आप हेलो कैसे कहेंगे? थोड़ा सा सरप्राइज होगा, एक्साइटमेंट होगा आपके आवाज़ में, तो हे हेलो। राइट। और सोचिए आप किसी दोस्त के घर गए, वहाँ पहुँचने के बाद आपको पता लगता है कि उसके परिवार में किसी की मौत हो गई है। काफ़ी गंभीर माहौल है, दुख का माहौल है। तो आप उस दोस्त को हेलो कैसे कहेंगे? अगर कहना पड़े तो काफ़ी नम्र और सॉफ्ट हेलो होगा, हेलो। राइट। तो अलग अलग सिचुएशंस में हम एक ही शब्द को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, हमारा टोन चेंज हो जाता है, उसी को कहते हैं इंटोनेशन। जब हम हिंदी में या अपने भाषा में बात करते हैं तो हम काफ़ी इंटोनेशन यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंटोनेशन यूज़ नहीं करते हैं, एक फ्लैट टोन में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझसे कोई पूछे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैं अगर फ्लैट टोन में बात करूँगा तो कुछ इस तरह से होगा, माई नेम इज़ राज, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, आई हैव कम्प्लीटेड XYZ। लेकिन अगर मैं इंटोनेशन यूज़ करूँगा तो मैं कहूँगा हाय माई नेम इज़ राज, आई एम फ्रॉम बैंगलोर। ठीक है। तो इंटोनेशन मतलब बात करते वक्त एक उतार और चढ़ाव, संगीत की तरह। याद रखिए इंटोनेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी भाषा। इसे समझाने के लिए एक क्लिप प्ले करने वाला हूँ, आप सुनिए और सोचिए कि इस क्लिप में इंटोनेशन यूज एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट में, जो लास्ट पॉइंट है, और वो हो गया लिसनिंग। लिसनिंग मतलब क्या है? सुनना। करेक्ट। और हियरिंग, वो भी सुनना। हालांकि हिंदी में दोनों का मतलब सुनना होता है, लेकिन इंग्लिश में डिफरेंस है। लिसनिंग का मतलब होता है जब हम ध्यान से सुनते हैं, और हियरिंग मतलब जब हम सिर्फ सुनते हैं। फ़ैन की आवाज़ या कुछ कहीं गिर गया
तो वो हो गया हियरिंग, और कोई आपसे कुछ कह रहा हो और आप ध्यान से सुनते हो तो वो हो गया लिसनिंग। अब अच्छी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ हमें बोलना ही नहीं आनी चाहिए, लेकिन सुनना भी। सामने वाला आपसे क्या कह रहा है आप ध्यान से सुनिए, जिससे कि आप सही जवाब दे पाए, राइट। तो उम्मीद रखता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला। अगर आपको और कुछ जानना हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स, लाइक्स, शेयर्स एंड सब्सक्रिप्शन, ये सब मुझे प्रोत्साहित करते हैं और बेहतर वीडियोस बनाने के लिए। अब तक के लिए मेरे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम।